हेलो दोस्तों, माय नेम इज AR वर्मा। दिस इज सेशन नंबर 7 और हमने अपने प्रीवियस सेशन में बात की थी स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। ये क्या थी? ये किसी भी अर्थव्यवस्था की कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कहीं ना कहीं आती ही हैं। तो ये ग्लोबल इकॉनमी की या इंडियन इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सारी समस्याएं थी। कौन कौन सी? स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन हम पढ़ चुके थे। और बाकी की कुछ और समस्याएं हैं, उनकी भी हम बात कर लेंगे। और जो कुछ कॉन्सेप्ट है उनकी बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे हम आगे GFCF और आईकोर। GFCF क्या होगा और आईकोर क्या होता है, ये सारी बातें हम जब उनको पढ़ेंगे तब समझेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम डिप्रेशन की। यानी जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? तो हमारा जो अगला पॉइंट है, तो यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट है वह है डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है इकॉनमी में? तो इन्फ्लेशन प्लस डिप्रेशन होता है रिसेशन प्लस डिफ्लेशन। तो हमने इन्फ्लेशन सुना है, ये डिफ्लेशन क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। डिफ्लेशन होता है अपस्फीति। जैसे कि इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाना, ऐसे होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? अवस्थिति यानी वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आना। इसका अर्थ क्या होता है? वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आना। तो जब रिसेशन यानी मंदी हो और साथ ही साथ उसी साथ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाए यानी डिफ्लेशन हो जाए, तो क्या हो जाएगा? उस परिस्थिति को हम कहेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन कब कहेंगे? जब मार्केट में रिसेशन आ जाए यानी इकॉनमी में रिसेशन आ जाए यानी मंदी आ जाए, प्लस डिफ्लेशन अर्थात अपस्फीति अर्थात वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी परिस्थिति को हम कहेंगे डिप्रेशन। तो ये जो परिस्थिति होती है बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें रिसेशन यानी मंदी आ गई है, लोगों के पास रुपए नहीं है, पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है ताकि वो वस्तुओं को खरीद सके। और साथ ही साथ यहाँ डिफ्लेशन भी है, अपस्फीति में वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं। तो एक इकोनॉमिस्ट से जब एक बात पूछी गई कि यदि आपको किसी देश में ऑप्शन दिया जाए कि आपको देश में डिफ्लेशन अच्छा लगेगा कि इन्फ्लेशन अच्छा लगेगा, तो उस इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि मुझे इन्फ्लेशन ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि डिफ्लेशन बहुत ही खतरनाक होता है। इन्फ्लेशन एक बार किसी इकॉनमी के लिए अच्छा हो सकता है, पर डिफ्लेशन किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अर्थात वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होना किसी भी इकॉनमी की गिरती हुई हालत को दर्शाती है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट में चाइना की इकॉनमी गिर रही है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है, मतलब स्लो डाउन की ओर जा रही है। अर्थात वह इकॉनमी धीरे धीरे उसकी वृद्धि दर कम हो रही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर वस्तुओं की जो कीमत है वह कम होती जा रही है, जिससे उनकी इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो किसी भी देश की इकॉनमी में यदि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आ रही है तो इसका अर्थ है उनकी इकॉनमी धीरे धीरे शिथिल पड़ रही है, यानी वह धीरे धीरे निगेटिव होती जा रही है। तो किसी भी देश के लिए डिफ्लेशन अच्छा नहीं होता। अर्थात एक बार को किसी देश में इन्फ्लेशन होता है तो वह एक तरह से सही माना जाता है, वही भी अगर मिनिमम है। यदि बहुत अधिकतम हो जाता है तो इन्फ्लेशन भी बेकार होता है, लेकिन डिफ्लेशन की तुलना में देखा जाए तो इन्फ्लेशन ठीक होता है। तो डिप्रेशन की हमने बात की। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन कब आता है? जब किसी देश की इकॉनमी में रिसेशन अर्थात मंदी आ जाए, प्लस साथ ही साथ डिफ्लेशन अर्थात वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी हो जाए, तो हमें उस देश की इकॉनमी में डिप्रेशन देखने को मिलता है।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट है मेल्ट डाउन। यहाँ भी मेल्ट डाउन का कोई स्पेसिफिक हिंदी अर्थ या शब्द नहीं देख सकते, क्योंकि मेल्ट डाउन जब भी हम इकॉनमी में बात करेंगे तो मेल्ट डाउन को मेल्ट डाउन ही कहा जाता है, स्पेसिफिक हिंदी शब्द इसका है नहीं। तो मेल्ट डाउन क्या होता है, मेल्ट डाउन क्या कब होता है, यह स्थिति उत्पन्न होती है जब स्टॉक मार्केट में हैवी डिक्रीज हो जाता है, यानी स्टॉक यानी शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरता है, तो हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं मेल्ट डाउन, यानी हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट। यानी जब स्टॉक मार्केट में हैवी डिक्लाइन होता है, यानी बहुत बुरी तरह से पतन होता है शेयर मार्केट का, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेल्ट डाउन। अर्थात इसको लिखेंगे हम हैवी डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट, अर्थात शेयर बाजार में भारी गिरावट। अर्थात जब शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, अर्थात जो मार्केट है वह बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरता है, तो ऐसी स्थिति में इकॉनमी में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मेल्ट डाउन कहते हैं। अर्थात मार्केट क्रैश हो जाता है। जब शेयर का मार्केट क्रैश हो जाता है तो मेल्ट डाउन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो किसी भी देश के इकॉनमी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अभी हमने क्या समझा, डिप्रेशन समझा, मेल्ट डाउन समझा। स्टॉक मार्केट की बात हम कब करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में हम बात करेंगे, जो कि हमारा चौथा चैप्टर होगा। अभी तो हम पहले ही चैप्टर में, फाइनेंशियल मार्केट में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। उसमें हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। वहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इक्विटी मार्केट, यानी इंडिया के इक्विटी मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसमें हम प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, दोनों ही मार्केट को समझेंगे। जहाँ पर प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं, जबकि सेकेंडरी मार्केट को हम ओल्ड इश्यू मार्केट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। अभी हमें केवल क्या समझना था, अभी हमें समझना था जो किसी भी ग्लोबल इकॉनमी या कोई भी रीजनल इकॉनमी के लिए जो भी संकट, यानी संकट वाली परिस्थितियाँ होती हैं, उनको समझना था। जैसे कि हमने बात की स्लो डाउन, वो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम किस किस को कंप्लीट कर चुके हैं, स्लो डाउन को हम पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्शन को भी हमने पढ़ दिया है। और तीसरा हमारा क्या पढ़ा था कल हमने, तीसरा हमने पढ़ा था रिसेशन, तो हमने रिसेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। चौथा हमारा डिप्रेशन भी ख़त्म हो गया, और पांचवा हमारा मेल्ट डाउन। तो ये पांचों चीज़ें क्या थी, किसी भी इकॉनमी के लिए संकट वाली चीज़ थी। यदि किसी भी इकॉनमी में ये सारी चीज़ें नहीं है तो ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में देखने को मिल जाती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इन सब चीज़ों में। एक बात और समझ लेते हैं, इन सब चीज़ों में सबसे खतरनाक चीज़ होती है डिप्रेशन। यदि ये किसी देश में है तो उस देश की जीडीपी ख़त्म, यानी उस जीडीपी बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि इसमें रिसेशन होता है, रिसेशन के साथ साथ डिप्रेशन होता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक होता है, यह किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हाँ इसमें वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आती है, जो कि जीडीपी को नेगेटिव रूप से प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों अब हम इनको हमने समझ लिया है। चलिए अब बात करते हैं हम इन चीज़ों से निपटने के एक उपाय को, जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस को हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से, और इसको समझने के बाद हम आएंगे GFCF, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए समझ लेते हैं स्टिमुलस को। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस
स्टिमुलस। स्टिमुलस को भी हम हिंदी में परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। तो स्टिमुलस को एक तरह से उत्प्रेरक कहा जा सकता है, लेकिन यह कहना सहज नहीं होगा क्योंकि यह इसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं है। तो इसको हम स्टिमुलस ही रहने देते हैं। तो स्टिमुलस क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो स्टिमुलस की परिभाषा है, यह एक मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी अर्थात रिसेशन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लाया जाता है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या करता है, यह एक मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का मिश्रण है जो स्लो डाउन, मंदी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए लाया जाता है। अर्थात जब किसी देश में मंदी हो या किसी देश की जीडीपी में स्लो डाउन आ रहा हो तो वह देश क्या करता है, स्टिमुलस अर्थात मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रयोग कर इस स्लो डाउन और मंदी को दूर करने का प्रयास करता है। इस प्रयास को ही हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। यह जो प्रयास किए जाते हैं वह किसके अंतर्गत किए जाते हैं, स्टिमुलस के अंतर्गत। स्टिमुलस में क्या होता है, मौद्रिक नीतियों का प्रयोग करते हैं हम, राजकोषीय नीतियों का प्रयोग करते हैं। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का भी प्रयोग कर सकते हैं और फिस्कल पॉलिसीज का भी हम प्रयोग करते हैं। तो दोनों ही का प्रयोग करके हम किसी न किसी तरह मंदी तथा स्लो डाउन जैसी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, उसी हम कहते हैं स्टिमुलस। ठीक, अब स्टिमुलस क्या होता है, दो प्रकार का होता है। तो स्टिमुलस क्या होता है, दो प्रकार, इसके टू टाइप्स होते हैं। देख लेते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मॉनेटरी स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, दो प्रकार का होता है, मॉनेटरी स्टिमुलस और फिस्कल स्टिमुलस। ठीक, इसको हम हिंदी में कहते हैं मौद्रिक स्टिमुलस, इसको हम कहते हैं राजकोषीय स्टिमुलस। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे कि कोई भी देश मंदी और स्लो डाउन को रोकने के लिए मौद्रिक स्टिमुलस के अंतर्गत क्या कार्य करता है और राजकोषीय स्टिमुलस अर्थात फिस्कल स्टिमुलस के अंतर्गत क्या क्या कार्य करता है, यानी कैसे स्लो डाउन और मंदी को दूर करने का प्रयास करता है। चलिए सबसे पहले हम मॉनेटरी स्टिमुलस को देखेंगे। तो इसमें वह दो कार्य करता है कोई भी राज्य। पहला वह क्या करेगा कि अब जैसे स्लो डाउन आ रहा है, जीडीपी में क्या आ रहा है, गिरावट आ रही है। मंदी है तो लोगों के पास धन नहीं है, करेंसी नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, इनको दूर करना है, जीडीपी में ग्रोथ करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मौद्रिक स्टिमुलस का प्रयोग करके क्या करेंगे, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से क्या होगा, ब्याज दर कम करने से क्या होगा, ब्याज दर कम करने से लोग लोन लेने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे लोगों के पास धन आएगा। लोग लोन क्यों लेंगे,
हमने जब कीनेजियन इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसमें हम CI+G+X-M =AD का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एग्रीगेट डिमांड किस पर निर्भर कर रही थी? C पर निर्भर कर रही थी, I पर। I क्या था वहाँ पर? इन्वेस्टमेंट निवेश किस पर निर्भर कर रहा था? ब्याज दर पर। अर्थात ब्याज दर कम होगी निवेश ज़्यादा होगा, ब्याज दर अधिक होगी निवेश कम होगा। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन लेने के लिए ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा, यानी ब्याज दर को कम किया जाएगा सरकार की ओर से या रिजर्व बैंक की ओर से। रिजर्व ऑफ इंडिया की तरफ से क्या किया जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक लोन लें, ऋण लें, जिससे उनके पास करेंसी अर्थात लिक्विडिटी पहुंच सके, ताकि जो मंदी है वो कम हो सके। ठीक, जो तरलता है उसका जो विनिमय है अधिक से अधिक हो सके। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर करेंगे इंक्रीज इन लिक्विडिटी। इंक्रीज इन लिक्विडिटी अर्थात तरलता में वृद्धि। तरलता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉन्ड्स खरीदेंगे। तरलता में वृद्धि करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय कर लेंगे। बाय मीन खरीद लेंगे। क्यों खरीदेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स? हम आगे फाइनेंशियल मार्केट में हम सारे बॉन्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, सरकार को कुछ बॉन्ड्स जारी करती है जिसके माध्यम से वह कुछ पेपर के रूप में या डॉक्यूमेंट्स के रूप में लोगों को देती है और उसमें स्टाम्प्स के रूप में रुपए लिखे रहते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू उसके ऊपर स्टाम्प्स के रूप में लिखी होती है, उनसे वह उतनी ही वैल्यू लिख लेते हैं और एक डिपॉजिट, एक डिस्काउंट रेट यानी एक फिक्स वैल्यू के हिसाब से उसको बाद में इंटरेस्ट रेट के साथ जब सरकार उन बॉन्ड्स को खरीदती है तो उनका रुपए उनको वापस पहुंचा देती है। ठीक, तो उन बॉन्ड्स को क्या करेगी, वह लोगों से खरीद लेगी, जिससे लोगों के पास उन बॉन्ड्स के बदले धन आ जाएगा, अर्थात लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ेगी तो लोगों में उपभोग यानी कंजप्शन करने की चाह बढ़ेगी, और कंजप्शन बढ़ता है तो कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एडी अर्थात एग्रीगेट डिमांड। अर्थात जो कंजप्शन होता है वो एग्रीगेट डिमांड के समानुपाती होता है, अर्थात कंजप्शन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो हमने इसी के साथ कीनेजियन इकोनॉमिक्स पढ़ा था कि यदि कंजप्शन बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और एग्रीगेट डिमांड किसी भी देश के रोजगार और जीडीपी को प्रभावित करती है। यदि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है अर्थात समग्र मांग बढ़ रही है तो किसी भी देश का जीडीपी और रोजगार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो स्लोडाउन जैसी समस्या है और मंदी जैसी समस्या है वह इंक्रीज इन लिक्विडिटी अर्थात तरलता में वृद्धि करके समाप्त हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज इन लिक्विडिटी का प्रयोग करके क्या किया? स्लोडाउन और मंदी को कम करने का प्रयास किया। जो यह किसके अंतर्गत का? मॉनेटरी स्टिमुलस अर्थात मौद्रिक स्टिमुलस के अंतर्गत था। अब बात कर लेते हैं हम फिस्कल स्टिमुलस। तो फिस्कल स्टिमुलस में 4 प्रकार की चीजें आती हैं। सबसे पहले या तो सरकार अपना क्या होता है सरकार अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च है उसको बढ़ा दे। यदि सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है तो क्या होगा? जीडीपी में उछाल आएगा, यानी जीडीपी में वृद्धि होगी। कैसे होगी? हमने फिर याद कीजिए कीनेजियन इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है AD = C+I+G+X-M, जहाँ पर G क्या था? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ पर एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के हमने बताए थे, एक होता है
एक होता है उपभोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर आप दोनों ही एक्सपेंडिचर को यदि बढ़ा देंगे, यानी या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, दोनों ही एक्सपेंडिचर के बढ़ाने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडी। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा, सरकार अधिक खर्च करेगी। सरकार अधिक खर्च करेगी तो जीडीपी में वस्तुओं की मांग होगी, और वस्तुओं की मांग होगी तो वस्तुओं का उत्पादन होगा, और उत्पादन को ही जीडीपी में रखा जाता है। तो ये था हमारा पहला। दूसरा इसमें क्या होगा, इनकम टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी। इनकम टैक्स अर्थात कम कर लिया जाएगा। इनकम टैक्स कम करने से क्या होगा, कम करने से क्या होगा, लोगों को अधिक आय हो रही है लेकिन कम उनको टैक्स देना पड़ रहा है। कम टैक्स देना पड़ रहा है अर्थात लोगों के पास अधिक रुपए बच रहा है। लोगों के पास जब अधिक रुपए बचेगा तो वो क्या होगा, अधिक खर्च भी करेंगे। किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग होता है उसके आय के स्तर पर निर्भर करता है। ये हमने कीनेजियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, कीन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग का स्तर आय के स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो उसका उपभोग भी अधिक होगा। अर्थात किसी व्यक्ति की आय कम है तो इस व्यक्ति का उपभोग भी कम होगा। अर्थात इनकम टैक्स कम लगेगा तो उसके पास आय अधिक होगी तो वो उपभोग भी अधिक करेगा, और यदि वह कंजप्शन अधिक करेगा तो वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और यदि वस्तुओं की मांग अधिक होगी तो जीडीपी तो उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन को ही जीडीपी में रखा जाता है। ठीक, इस तरह से जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर स्लो डाउन दूर होगा और मंदी भी दूर होगी। तीसरी बात कर लेते हैं हम फिस्कल स्टिमुलस में। तीसरा है निवेश सहायकी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। तो यहाँ पर तीसरा है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अर्थात निवेश सहायकी। इसके अंतर्गत क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। निवेश सहायकी क्या होती है, जब किसी व्यक्ति को आप इन्वेस्टमेंट जब कोई व्यक्ति करता है तो उसको रिस्क होता है कि वह जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, अर्थात किसी भी उद्योग या उपक्रम में जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसको यह इस बात का डर होता है कि उसका पैसा डूब ना जाए। और जब किसी व्यक्ति को यह सांत्वना दी जाती है कि उसके जो निवेश कर रहा है उसमें उसको कुछ सहायता दी जाएगी, उसमें अर्थात उसमें यदि उसका लॉस होता है तो उसमें उसकी सहायता की जाएगी, यानी उसके जो ऋण है उसको कम कर दिया जाएगा या माफ़ कर दिया जाएगा, तो वह व्यक्ति ऋण लेने के लिए अधिक प्रोत्साहित होगा। तो यही इसी के अंतर्गत है इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। अर्थात यदि आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऋण लेंगे तो उसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रेजेंट में अभी MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज स्कीम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो MSME लोन दी जाती है उसमें भी सब्सिडी दी जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, निवेश सहायकी। यदि आपका निवेश में कुछ लॉस होता है तो आपको उसमें सब्सिडी प्राप्त होती है, जिससे लोगों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और निवेश जब होगा तो जब किसी देश में निवेश होता है तो उस देश की जीडीपी में ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर स्लो डाउन कम होगा और मंदी भी कम होगी। तो यहाँ पर जो क्या था फिस्कल स्टिमुलस वही भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर स्टिमुलस देखा। यह क्या है, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का एक मिश्रण है जो स्लो डाउन और मंदी को दूर करने के लिए लाया जाता है। यह क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है मॉनेटरी स्टिमुलस, दूसरा होता है फिस्कल स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस के लिए क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दें, कम कर दें, और या तो
इंक्रीज इन लिक्विडिटी एंड तरलता में वृद्धि कर दें। वह कैसे होगी? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यानी सरकार जब अपने बॉन्ड्स खरीदेगी तो लोगों के पास तरलता पहुंचेगी। दूसरा था फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस में हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया जाए या तो इनकम टैक्स में विशेष छूट दे दी जाए। तीसरा था इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कर दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है, उसको आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। नोट है कि ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अधिक प्रभावी होता है। एक बार फिर से आप लोग लिख लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में राजकोषीय स्टिमुलस अर्थात फिस्कल स्टिमुलस अधिक प्रभावी होता है। तो ये था हमारे आज का टॉपिक। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा डिप्रेशन, मेल्टडाउन एंड स्टिमुलस। डिप्रेशन और मेल्टडाउन किसी भी इकोनॉमी की मेजर प्रॉब्लम्स थी और उसके साथ साथ हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिसेशन। और आज के लेक्चर में हमने दो प्रॉब्लम्स की बात की, डिप्रेशन और मेल्टडाउन। और उसी के साथ हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात की जो यह इंश्योर करता है कि उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, वह था स्टिमुलस। उसकी हमने बात कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर या सेशन में हम बात करेंगे GFCF यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, कैसे कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वह किन 5 चरणों में होता है, उन सभी चीज़ों की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।